कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। वीरेंद्र भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ प्रीतम भाई, जो लोई है 2-2 लेने लग गया अब। अच्छा आपने सही जांच करी और मैं तो ले रहा हूँ और आप नीचे मोटे मोटे कोट भी पा रहे हो, बंद गले के भी और ऊपर लोई भी ले रहे हो। हाँ। तो फिर करना पड़ेगा इंतजाम क्योंकि जाडा बढ़ रहा है भाई, जाडा बढ़ रहा है और इसी हिसाब से जो हमारी फसलें हैं, फसल चक्कर है, उसमें भी एक फसल भाई ले रहे हैं तो फिर दूसरी की तैयारी कर रहे हैं और बढ़वार की अवस्था में। और जब इन दिनों में देखा जाए है प्रीतम भाई, जो सब्जी का जहाँ तक सवाल है तो उसमें तो कई तरह की सब्जियां आ जाए जिसमें पत्तेदार भी आ गई, जड़ वाली भी आ गई, गोभी वर्गीय भी आ गई, अदल बदल का खावे। और मैंने तो देखा है एक दिन आप तो गणखरी गाजर और गोभी लिए जा रहे थे, मैं इसका क्या करेंगे भाई, सब्जी भी बनावांगे और एक चीज़ और कही आपने, वाह कही नहीं भाई इसका अचार भी पालेंगे। वाह जी वाह, अब तो कई तरह के ध्यान रख के चलो हो। हाँ, और इसी में एक जिक्र और कर गए थे आप जी, वो क्या बोला न्यूगा भाई, एक विचार और कर रहा हूँ कि भाई पूरिया गेल कद्दू भी खाऊंगा। ठीक है।
आप उस दिन की बात ने पकड़ रहे हो अब तक। हाँ फिर और था क्यों नहीं, क्योंकि आप तो अक्सर जिक्र कर ले हो कि भाई कद्दू जैसा चीज बने ना तो उस जैसा मजा ही कुछ और है जी। और इसमें फिर एक जिक्र और कराया था आपने जी। वो क्या था, न्यू का मैं तो सर्दियों में भी कद्दू मेरा पसंदीदा है और न्यू का जो गर्मियों में अगेता अगेता मिल जाए, भले ही वो आकार में छोटा हो और उसी श्रेणी का हो तो और भी मजा आ जाए। आप समझ गए होंगे। हाँ, तो आप बात कर रहे हो चप्पन कद्दू की। जी हाँ, और चप्पन भाई कद्दू। किसान भाइयों के साथ भी आज की जो हमारी चर्चा है वो चप्पन कद्दू की काश्त के बारे में है, क्योंकि ये जो वीरेंद्र भाई फसल है जी हाँ, पाला भी सहज है और गर्मी भी सहज है। वाह बहुत बढ़िया है जी। और अगेती ली जाने वाली फसल है और इसमें भाई विटामिन सी है, दूसरे सारे डाल के पोषक तत्व वो भी मिले हैं और भाई मने तो स्वाद भी गणे लगे हैं। तो आपने जब भी तो इसकी खासियत बता दी कि विटामिन सी भी है और बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं। तो अब प्रीतम भाई यो देखने में सारे एक से लगे हैं, तो क्या इनकी किस्में भी कुछ अलग अलग हैं या बस एक ही तरह का है जोन सा आया और बो दिया? भाई हरियाणा में तो भाई जो है पूसा अलंकार जो किस्म है वो मुख्य तौर पे लेवे हैं, लेकिन इसके अलावा पूसा अलंकार के अलावा भाई पंजाब चप्पन कद्दू एक, हिसार सिलेक्शन एक जी, और भाई गेत्ते में फिर येलो पैरोलिफिक जो है वो भी ले सके हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन भी है और भी कई किस्में भाई ले सके अच्छा हैं। इन सारे में किस्में तो आपने कई बता दी है, जाहिर है सारी ही अच्छी और बेहतर किस्में हैं। जी। तो अपने इलाके के लिए हो जो कोई इनमें से कोई एक विशेष भी हो पूसा उसके जिसमें अलंकार ज्यादातर जैसे हम कह रहे हैं कि हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें पूसा अलंकार भाई बेहतर तरीके से ले सके हैं। साथ ही भाई इसमें जो खेत की तैयारी है, अच्छा खेत की तैयारी मतलब जिस तरह और की करें उतने जोर इसमें भी लाना पड़ेगा। जी, अच्छी जो जीवांश युक्त दोमट मिट्टी है, पानी जिसमें से भाई खड़ा ना हो, निकाल सकने की वो हो, थोड़ा ऊंचा खेत हो, वह ठीक रहे है। 2-3 बार खेत की जुताई करके पाटा लगा के मिट्टी को थोड़ा सा बुरबुरा कर लें। हाँ यह आपने ठीक है, कई बार नहीं हो जाए प्रीतम भाई पहली फसल के कोई अवशेष उसमें रह रहे हैं और जो जल्दबाजी करेंगे चल भाई एक आध में काम चल जाएगा, एक आध जुताई में, तो फिर मेरे ख्याल में खेत तैयार करके बीज बुन में वो मज़ा नहीं जो अच्छी तरह से जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2-3 बार खेत की जुताई कर सुहागा लगा के बराबर सा करके भुरभुरा करके फिर बीज उसमें बोया जा तो बेहतर रहेगा। और कई बार तो प्रीतम भाई एक बार देखा था वो आपके खेत के बराबर वाले ने कितनी ऊंची ऊंची सी थोड़ी क्यारियां ठाकर फिर बो रखा था। हाँ। और न्यू कहा था जिन्यू का जे पानी ज्यादा आ जाए कम से कम नीचे तो उतर जाएगा और बेला तो सुरक्षित रह जाएंगी। जी। वो भी एक अच्छा तरीका सब्जी के लिए वो बेहतर है भाई कि लोग जो है थोड़ा सा उसको ऊंचा कर लें। साथ ही भाई ये जानने में भी दिलचस्पी रखते हैं कि कब जो है सही समय क्या है। तो भाई जो महीना चल रहा है ना दिसंबर का, जी हाँ, नवंबर दिसंबर का महीना चप्पन कद्दू की बिजाई खातर सही वो वक्त तो है। आप शुरुआती चर्चा में कह ही रहे थे कि भाई वो पाला भी सहले है हाँ और भाई गर्मी भी ज्यादा सहले है। और देखो एक रोचक बात यह भी है प्रीतम भाई जी। बोया जाएगा सर्दी में हाँ। और गर्मिया के शुरू में आप इसे तैयार करोगे अपने सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और समय पे आ जाएगा तो और भी बढ़िया। और अगेता तो थोड़ा सा और पहला आ जाए जरूर उसमें आ जाए। तो ये साथ साथ यह भी बात कर लें कि भाई इसकी बिजाई का तरीका क्या आ जाए। हाँ, तो बिजाई का तरीका भाई ये जो उठी क्यारियाँ आप कह रहे हो इस पे करने से बेहतर उपज मिले है। और जो क्यारियों की चौड़ाई है और पौधे से पौधे का अंतर है तो वो 60 से 80 गुणा 50 सेंटीमीटर का जो है, मतलब चौड़ाई 60 रखनी है और जो पौधे से पौधे का अंतर है वो 80 सेंटीमीटर का। एक स्थान पे एक से ज़्यादा बीज भाई लगाए और पौधे जो है व्यवस्थित होने पे ही एक पौधा रखें। मतलब उखाड़ना तब है जब एक पौधा सही चल जा अच्छी पकड़ कर ले जब ही उखाड़ना है जिससे कि खेत खाली ना रहे उसमें। और प्रीतम भाई एक और बात है, जब वो चल रहे हैं ना एक जगह पे 2-3 पौधे चल गए जो बीज बोए थे और मान लो कहीं अगली लाइन में कहीं जाकर देखा है कि पौधा मर रहा है तो वो पौधा वहां से निकाल कर और वहां पे भी रोपाई उसकी करी जा सके। वो तो भाई बिल्कुल हाँ और करते हैं। शाम के समय करें तो बेहतर रहेगा उसमें, बेहतर रहेगा। तो अच्छी चलत कर लेगा अपनी वो पकड़ कर लेगा उसमें। देखा जाए पौधों की संख्या भी जो है प्रीतम भाई खेत के अंदर पूरी बरकरार रहेगी, जगह खाली नहीं रहेगी और जाहिर है किसान भाई उससे अच्छी पैदावार ले सकेंगे। और भाई 1 एकड़ खातर वीरेंद्र भाई 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम बीज वो काफ़ी रहेगा। 1.5 से 2 किलो बीज ले लें। और साथ ही भाई जो खाद की बात है
तो 6 टन गोबर की सड़ी हुई खाद को खेत को तैयार करते वक्त, यानी कि खेत को तैयार करने का मतलब यूं नीचे है दे ले, मतलब खेत नीचे तैयार दे ले, करेंगे। और जी 15-20 दिन पहले दे ले तो बेहतर है। हाँ, ये भी आपने सही कहा, क्योंकि वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगा, अपनी जगह बना लेगी, और फिर जब उसके अंदर बीज बोएंगे तो अच्छी है जो असर बीजों के ऊपर और फसल के ऊपर करेगी। जी। ये भी आपने अच्छी बात बताई। इसके अलावा और क्या? हाँ, इसके अलावा भाई जो नाइट्रोजन है वो 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास भी देनी है 10 किलोग्राम। जो नाइट्रोजन है वीरेंद्र भाई, बिजाई के वक्त आधी, यानी कि 10 किलोग्राम बिजाई के वक्त, और फास्फोरस और पोटास जो है उसकी पूरी मात्रा जो है बिजाई के वक्त दे दे। बाकी जो नाइट्रोजन बची 30 दिन पाछे खड़ी फसल में देनी है। हाँ, जिससे वो बेला जो है अपनी अच्छी पैदावार कर सकेंगी, फूल वगैरह आवेगा उसके ऊपर, और वो आगे जो है अच्छी पैदावार दे सकेंगे। तो प्रीतम भाई, आगे जो लड़ाई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण पे भी चर्चा कर लेंगे, पर उससे पहले आप कह रहे थे थोड़ा सा, हाँ, मनोरंजन और एक जरूरी संदेश जो है भाइयों के साथ, पहले वो जरूर जी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
प्राचीन इतिहास सुना दूं अपने मुल्क का सारा। चले गए नान नदी पे राक्षस ने खा ली ऋषि चले गए नान नदी पे राक्षस ने खा ली। बिल्कुल सी ने अग्नि मुख से बिल्कुल सी ने अग्नि मुख से शराब दे दिया भारा। इतिहास सुना दूं अपने मुल्क का सारा।
होऊंगी, तेरा बिरकुअन से सदा टोटे में मस्सा नहीं रहूंगी, तेरा बिरकुअन से सदा टोटे में मस्सा नहीं रहूंगी। देवता बचे लक्ष्मी गया, देवता बचे लक्ष्मी गया, मारा ही जा मारा, प्राचीन इतिहास सुना दूं अपने कुल का सारा। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और भाई अब बात करेंगे कल के मौसम की। आज जो अधिकतम तापमान रहा 22 डिग्री, न्यूनतम 6 और कल अधिकतम 22 न्यूनतम 5, यानी कि और मौसम गिरने की, ठंड होने की संभावना है, तापमान गिरेगा। साथ ही भाई बरसात की कोई खास खबर फिलहाल नहीं है। और कल का जो कृषि कार्यक्रम है वो दिन मंगलवार है, तो फ़ोन इन कार्यक्रम होगा। विषय रहेगा सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। आप फ़ोन करके डॉक्टर से बात कर सकेंगे। साथ ही भाई एक खास सूचना और, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, कृषि में बढ़िया काम करने वाले जो लोग हैं उनको 4 वर्गों में वर्गीकृत करके सम्मानित करने जा रहा है। 4 वर्ग हैं। कृषि संस्थानों के लिए उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। 3 पुरस्कार हैं इस कैटेगरी में। कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 पुरस्कार इसमें हैं। एक है कृषि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 पुरस्कार हैं।
और भाई किसानों द्वारा नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं 4। ज़्यादा जिस भाई को जानकारी इसमें देखनी हो तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो वेबसाइट है www.icar.org.in इससे डाउनलोड कर सके हैं। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। और भाई कार्यक्रम के इस हिस्से के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। वीरेंद्र भाई जी हाँ, कार्यक्रम का समय तो यहीं तक, भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।